चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये देखा है कि हमारे पास रिएक्शन सेंटर के बेसिस पर दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम है। फोटो सिस्टम 1 है जिसे हमने PS1 बोला है, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 है, मतलब मैक्सिमम जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा वो 700 एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा जो है वो हमारे पास फोटो सिस्टम सेकंड है, और फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर हम लिख रहे हैं P680, मतलब वो मैक्सिमम लाइट 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करेगा। अब ये दोनों फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम है कहाँ? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। एक मेम्ब्रेन में दोनों पिगमेंट सिस्टम PS1B और PS2B दोनों प्रेजेंट हैं। ये बात हम कर चुके हैं। और फिर हम ये भी बता रहे हैं कि जैसे हमारे एक प्लांट है, इस प्लांट पर अगर लाइट गिर रही है 680 नैनोमीटर से कम, या फिर लाइट गिर रही है 680 नैनोमीटर जितनी ही, मतलब 680 या 680 से कम, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों वर्क करेंगे। लेकिन अगर प्लांट पर लाइट गिरेगी मोर देन 680 नैनोमीटर, मोर देन 680 नैनोमीटर, इसका मतलब 680 से ज्यादा लाइट गिरने पर पिगमेंट सिस्टम काम सेकंड नहीं करेगा, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड की जो मैक्सिमम पीक है वो 680 है और लाइट आ रही है 680 से ज्यादा, तो ओनली PS1 काम करेगा। तो पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 कहां प्रेजेंट हैं? दोनों प्रेजेंट हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। बात आती है कि काम कैसे करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों के दोनों थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में काम कैसे करते हैं, कैसे इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने में हमें हेल्प करनी है, अब हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप, हमारे पास एक पूरी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। देखिए जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर हैं, मींस ये आपके पास पूरी एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब कि जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, लिविंग मेम्ब्रेन्स हैं, वो किससे बनी हुई हैं? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई हैं, बिल्कुल है। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा है उसे हम नाम क्या देते हैं? ल्यूमेन। हमने कहा था कि थाइलेकोइड के अंदर जो फुलफिल रहता है उसे क्या नाम देंगे? ल्यूमेन। और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो कहां प्रेजेंट है? तो मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, जिसे हम ग्रेना कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर फ्लैटन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसको नाम दिया है हमने थाइलेकोइड्स, वो थाइलेकोइड्स डूबी रहती हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स हैं। ये थाइलेकोइड की एक मेम्ब्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिगमेंट सिस्टम्स हैं या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो प्लांट्स में काम कर रहे हैं वो कहां प्रेजेंट हैं, तो हमारा आंसर है कि सर वो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां? ग्रेना में या स्ट्रोमा में? तो सर ग्रेना में। ग्रेना में कहां? थाइलेकोइड्स में। अच्छा जी, थाइलेकोइड्स में कहां? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। हमारे पास दो पिगमेंट सिस्टम, दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम हमने पढ़े हैं, एक PS1 और दूसरा PS2। देखिए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में कोई पिगमेंट सिस्टम 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिगमेंट सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो मैक्सिमम कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो हम कहते हैं 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और PS1 के रिएक्शन सेंटर को हम P700 से लिखेंगे। तो देखिए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये कोई एक पिगमेंट सिस्टम 1 है, PS1, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 है। हुआ क्या? इन पिगमेंट सिस्टम पर PS1 पर क्या गिरेगी? लाइट गिरेगी। लाइट गिरने के बाद मैंने आपको यह बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्शन सेंटर है, उसके जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है लाइट गिरने के बाद। और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में हेल्प कौन कर रहे हैं? एसेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, LHC में हमने पढ़े, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाले सारे पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के पास। और जैसे ही क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के पास इतनी सारी एनर्जी बल्क में हो जाती है तो वो रिएक्शन सेंटर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब देखिए PS1 के रिएक्शन सेंटर P700 से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। याद करिए, जब हम क्वांटासॉम का, फोटो सिस्टम का, पिगमेंट सिस्टम का डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकाला था वो इलेक्ट्रॉन हमने एक प्राइमरी एक्सेप्टर को दिया था
और हमने कहा था कि प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में हम बात आगे चल के करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 211 देखेंगे, वहां पर आपको एलएचसी का, क्वांटासोम का, फोटो सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है 13.4। उस डायग्राम को आप ध्यान से अगर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस क्वांटासोम का जो रिएक्शन सेंटर है, पिगमेंट सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है, उस पर लाइट गिरने के बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाया है और ऊपर दिखाया गया कि किसके पास जा रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और याद रखिए, अगर पिगमेंट सिस्टम 1 है और उस पर लाइट गिरे और उसके रिएक्शन सेंटर P700 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन जिसे हम नाम देते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन FeS एब्जॉर्ब करता है, रिसीव करता है। इसका मतलब FeS पिगमेंट सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पिगमेंट सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आफ्टर द एक्साइटेशन, एक्साइटमेंट के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और एक्साइटेशन किसकी वजह से मिला है, तो एक्साइटेशन मिला है, एक्साइट हुआ है इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने की वजह से। तो अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी किसकी है जी, लाइट की एनर्जी है। लाइट गिरेगी तो उस लाइट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो PS1 से रिलीज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पास गया है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन FeS is the primary electron acceptor for the PS1। चलिए, जब इलेक्ट्रॉन FeS से निकलेगा तो FeS से ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। देखिए, आप ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी के पास रुकता नहीं है, आया चला गया, आया चला गया। तो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन आया और आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर स्ट्रोमा वाली साइड में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसे हम फेरेडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, फेरेडॉक्सिन के नाम से। इन शॉर्ट फेरेडॉक्सिन को हम FD लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चला गया है किसके पास, FD के पास। तो क्या हुआ, लाइट गिरेगी PS1 के पास, PS1 से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। कौन लेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS। और FeS से इलेक्ट्रॉन FD के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा। और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन FNR, FNR बोलिए, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की हेल्प से, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की हेल्प से, FNR की फुल फॉर्म बोल रहा हूं बेटा मैं, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन PS1 के रिएक्शन सेंटर से आया है, FeS और FD से होता हुआ FNR फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की हेल्प से स्ट्रोमा में NADP प्लस को दे दिया जाएगा। आप याद करिए, जब हमने एंजाइम्स पढ़े, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के वर्क के लिए कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में हमने कोफैक्टर्स में कोफैक्टर का एक टाइप पढ़ा था, कोएंजाइम्स। और कोएंजाइम्स में हम 2 एग्जांपल पढ़ के आए, NAD एंड NADP। आज उसी NADP के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये कोएंजाइम है, कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। इस NADP तक इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया है ये इलेक्ट्रॉन, PS1 के रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन है। वहां से कैसे निकला है, लाइट गिरने की वजह से। जैसे ही लाइट पिगमेंट सिस्टम 1 पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलकर प्राइमरी एक्सेप्टर FeS के पास आएगा और FeS से ये इलेक्ट्रॉन FD फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP के पास चला जाएगा, जो कि प्रेजेंट है कहां पर, स्ट्रोमा में।
स्ट्रोमा में। लेकिन एफडी से इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा में एनएडीपी तक ले जाने में हेल्प कर रहा है एफएनआर, क्या बोलेंगे, फेरेडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज, और उसका कोएंजाइम कौन है, उसका कोएंजाइम एनएडीपी है। अब देखिए एनएडीपी के पास पीएस1 का क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे ही एनएडीपी को पीएस1 का इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए ये स्ट्रोमा से किसको ले लेगा, H+ आयंस को। देखिए स्ट्रोमा में खूब सारे H+ आयंस पड़े हैं, ये आप दिमाग में रखिए। और इस H+ आयन को किसने ले लिया, एनएडीपी ने। कब ले लिया, जब इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के पास आया है, मतलब पहले कौन आया है, इलेक्ट्रॉन आया है। और फिर इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनएडीपी ने क्या किया, H+ आयन ले लिया। कहां से ले लिया, स्ट्रोमा से ले लिया। और इलेक्ट्रॉन और H+ अगर आपस में जुड़ जाएं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों को जोड़कर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। तो एनएडीपी के पास क्या आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन, कहां से, पीएस1 के रिएक्शन सेंटर से। स्ट्रोमा से क्या लिया गया, H+ आयन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, अब बताइए, रिजल्ट हमारे पास आएगा NADPH प्लस H+। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा। यहां 2 H+ हाइड्रोजन है, इसलिए आप इस NADPH प्लस H+ को अगर NADPH2 भी पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फ्लो में अगर कभी मैं या आपको मॉड्यूल में या किसी क्वेश्चन में NADPH प्लस H+ की जगह पर NADPH2 लिखा हुआ मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जगहों पर एनसीईआरटी में, मॉड्यूल्स में, या फिर बच्चे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के किसी पेपर के अंदर, तो वहां पर ये आपको NADPH2 की जगह अगर आपको NADPH लिखा हुआ भी मिल जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने जो साथ में H+ आयन जुड़ा हुआ है वो लिखकर नहीं दिया है, लेकिन है वो वही फॉर्म, क्या है, NADPH प्लस H+। ऐसा आप दिमाग में रखिए। अब आप इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो मैं आपको लिख के ही दे रहा हूं, NADPH प्लस H+। इसके अलावा इसकी दूसरी फॉर्म लिखी जा सकती है NADPH2। इसके अलावा इसकी तीसरी फॉर्म क्वेश्चन में लिखी हुई मिल सकती है या कहीं थ्योरी में NADPH। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब, तीनों का मीन एक ही है। आप तीनों में से कोई भी फॉर्म यहां पर इसकी लिख सकते हैं, दुखी होने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप समझिए, जब हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की, तो हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां लेबर का डिवीजन है कि जो काम फोटोसिंथेसिस में होना है ना, उस काम का हमने डिवीजन कर रखा है। और हमने कहा है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं वो ग्रेना पार्ट में चलती हैं और जो डार्क रिएक्शंस हैं वो स्ट्रोमा पार्ट में चलती हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ग्रेना पार्ट में लाइट रिएक्शंस चलाते हैं तो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट NADPH2, ATP और ऑक्सीजन बनाते हैं। और हमने यह भी बोला है कि बनने वाली जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन ATP और NADPH2 डार्क रिएक्शंस में काम आते हैं। इसका मतलब ये जो NADPH2 स्ट्रोमा में बना है, ये बना कब, जब लाइट PS1 पर गिरेगी। तो अल्टीमेटली ये NADPH2 लाइट रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए इन फ्यूचर ये NADPH2 काम किस में आ जाएगा, तो बात आती है सर ये तो काम आ जाएगा डार्क रिएक्शंस में। अगर ये NADPH2 डार्क रिएक्शंस में काम आ जाएगा बच्चे, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन तो अब NADPH2 के पास चले गए हैं
और NADPH2 से वो डार्क रिएक्शंस में काम आ गए हैं। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला वो वापस PS1 को नहीं मिला। अब आप एक बात सोचिए कि अगर किसी पिगमेंट सिस्टम पर लाइट गिरती है तो क्या बस एक बार गिर के ही बंद हो जाती है, कंटिन्यू गिरती ही रहती है? तो बात आती है कि सर सुबह मॉर्निंग टाइम में सनराइज होने से लेकर जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता तब तक प्लांट पर फुल डे कंटिन्यू लाइट फॉल होती रहती है। अब फुल डे कंटिन्यूअस लाइट प्लांट पर गिरती ही जा रही है और PS1 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर बाहर निकलते ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो PS1 से निकल गए लेकिन वापस PS1 को नहीं मिल पाए। अब जो इलेक्ट्रॉन PS1 में खत्म हुए हैं या निकलकर NADPH2 बनाने के काम आ गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को PS1 में बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप PS1 के सभी इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअली बाहर निकाल ही देंगे तो PS1 तो हो जाएगा डैमेज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा PS1 में, पिगमेंट सिस्टम 1 में रिप्लेस होना कंपलसरी है, एसेंशियल है। अब जैसे मैं ये बात पूछता हूं कि बच्चे आप बताइए PS1 से, पिगमेंट सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन बैलेंस करेगा? तो बच्चे को मेरी ही पढ़ाई हुई बात समझ में आती है। जब मैं फोटो ऑक्सीडेशन समझा रहा था आपको, कैरोटिनॉइड्स के बारे में बता रहा था आपको कि कैरोटिनॉइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमने एक बात कही थी कि जब पिगमेंट सिस्टम पर क्लोरोफिल ए पर लाइट गिरती है तो साइमल्टेनियसली वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वाटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। अब मैं अगर पूछ लूं कि बच्चे बताइए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किसने किया? तो बच्चा कहता है कि जी वाटर ने किया। ये बात आपकी सही है कि पिगमेंट सिस्टम में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस वाटर करता है, लेकिन आपको यहां पर एक बात और दिमाग में रखनी है। वो बात यह है कि PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसका मतलब जब लाइट PS1 पर गिरती है, इसके रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन का बैलेंस वाटर नहीं करता डायरेक्ट। अब बात आती है कि अगर PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स पर नहीं हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला वो इलेक्ट्रॉन वापस PS1 को दिया किसने? अब इस बात को समझिए आप कि हमारे पास ये पूरी एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो बताइए क्या इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही टाइप का पिगमेंट सिस्टम है? तो बच्चा कहेगा नहीं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम 1 के साथ साथ एक दूसरा पिगमेंट सिस्टम PS2 भी प्रेजेंट है। बिल्कुल है। अब लाइट PS2 पर भी गिरेगी। अब बच्चा कहता है कि सर आपने पहले लाइट PS1 पर गिराई है फिर PS2 पर गिराई है। पढ़ाते टाइम मैंने पहले लाइट PS1 पे गिराई है फिर PS2 पर गिराई है बच्चे, लेकिन आपको यह समझना है कि जब सनराइज होगा, जब लाइट प्लांट्स पर गिरेगी तो सभी पिगमेंट सिस्टम्स पर एक साथ गिरेगी। यह काम चलता साइमल्टेनियसली है, लेकिन हम अपनी स्टडी को इजी करने के चक्कर में आपको PS1 पहले पढ़ाया जा रहा है और PS2 बाद में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकाल चुका हूं और PS1 में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आपको फुलफिल करके देगा कौन? PS2। अब वही कॉन्सेप्ट PS1 वाला ही लगेगा यहां पर भी
कि भाई लाइट इस पर गिरेगी PS2 पर, तो PS2 के रिएक्शन सेंटर से मतलब क्लोरोफिल ए से, और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर कितना है, P680 है। यहां समझिए, अगर P680 भी काम कर रहा है और P700 भी काम कर रहा है, मतलब PS1 और PS2 दोनों ही काम कर रहे हैं, तो सीधा मतलब यहां निकल कर आता है कि लाइट या तो 680 नैनोमीटर की है या फिर 680 नैनोमीटर से कम है, क्योंकि अगर 680 से ज्यादा होगी तो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, फिर तो सिर्फ PS1 ही काम करेगा, ऐसा हम डिस्कस करके आए हैं। अब देखिए, जैसे ही लाइट PS2 पर गिरेगी, पिगमेंट सिस्टम 2 पर गिरेगी, तो इसमें से भी क्या एक्साइट होगा जी, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो बताइए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा फियोफाइटिन। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, तो आंसर आता है आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS। क्वेश्चन आता है PS2 का पिगमेंट सिस्टम सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा सर फियोफाइटिन। तो इसका मतलब, अगर आप ये कह रहे हैं कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक से ज्यादा टाइप के पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम है और उनके रिएक्शन सेंटर भी अलग अलग हैं। PS1 का रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है उसे हम P700 कह रहे हैं, मतलब वो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और रिएक्शन से PS2 का जो पिगमेंट सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, इसके हम नाम दे रहे हैं P680, मतलब मैक्सिमम ये लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो बताइए, पिगमेंट सिस्टम्स में रिएक्शन सेंटर्स अलग अलग हैं, तो इनके प्राइमरी एक्सेप्टर्स भी अलग अलग हैं। PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन है और PS2 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। तो PS2 से जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास जाएगा। चलिए, जब ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन निकला और निकलकर आगे ट्रांसफर हुआ PQ के पास। देखिए, PQ का यहां मतलब है प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन। देखिए बच्चे, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिविंग सिस्टम में जब भी पढ़ें और टर्म लिखी आ जाए क्विनॉन, तो आप समझ जाइएगा कि क्विनॉन एक ऐसा प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाला एक ऐसा कैरियर है। क्विनॉन वास्तव में एक प्रोटीन है बच्चे, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, लेकिन ये काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो क्विनॉन प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन कैरियर में काम करने वाली, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स को भी रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स को भी रिसीव करते हैं। तो बताइए, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रिसीव करे, इसका मतलब वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिसीव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिल जाएं तो बन जाता है हाइड्रोजन। तो मैं कह सकता हूं कि प्लास्टोक्विनॉन, इन शॉर्ट PQ जिसे हम लिख रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन कैरियर कौन है, तो प्लास्टोक्विनॉन। और अगर यह स्टेटमेंट लिख दी जाए
कि प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, तो बात यह भी सही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेगा ही करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही है। अब जो हाइड्रोजन कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेगा ही करेगा, क्योंकि बच्चा पढ़ता है जब बुक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो कहता है कि सर आप पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहे थे और बात हाइड्रोजन की कर रहे हो। तो मेरे बच्चे, आपको यहां इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने हाइड्रोजन बोल दिया तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बाहर चला गया, नहीं। हाइड्रोजन का मतलब भी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। जो हाइड्रोजन कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी कैरी करेगा। तो बताइए, क्या ये प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरी करता है? यस। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? यस। इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है और हाइड्रोजन तो कैरी कर ही रहा है। अब क्या हुआ, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को मिला क्या? तो हम कहते हैं फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिला है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्लास्टोक्विनोन तो पूरा हाइड्रोजन कैरियर है, ये तो पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन कैरी करेगा। चलिए, जैसे इस PQ के पास इलेक्ट्रॉन आता है, तो आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। सर आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैसे बोल रहे हैं? तो बताइए, पिगमेंट सिस्टम के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वजह से बाहर आया है और उस एनर्जी का नाम लाइट एनर्जी है, कि जब लाइट पिगमेंट सिस्टम सेकंड पर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको लेगा फियोफाइटिन और फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास, PQ के पास चला जाएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, और ये एनर्जी आई कहां से? सर लाइट से। लाइट गिरी है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला है। इसका मतलब जो एक्साइटमेंट, जो एक्साइटेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो लाइट एनर्जी की वजह से तो हुआ है। तो बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है? बिल्कुल है। कहां से आई? लाइट से आई। तो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब इस PQ के पास आता है ना, तो ये PQ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए, स्ट्रोमा से H+ आयंस को लेता है। तो इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया? फियोफाइटिन से। प्रोटॉन्स कहां से लिए? बोलिए, स्ट्रोमा से। कैसे लिए? प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और बना दिया क्या? प्लास्टोक्विनोल। देखिए, अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो नॉन बोलेंगे, नॉन, NONE, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ गया है तो नॉल। तो नॉल को कैसे लिखेंगे? PQH2, नॉन PQ। हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया PQH2। क्या बन गया? PQH2। समझिए, इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलकर फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से PQ के पास, PQ ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए स्ट्रोमा से H+ आयंस को लिया और बना दिया है PQH2, प्लास्टोक्विनोल। अब देखिए, इस PQH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, दोनों ही हैं। बोलिए, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन्स भी हैं। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन कहां से आया? PS2 से आया, क्योंकि PS2 का इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया और फियोफाइटिन से PQ के पास आ गया। प्रोटॉन कहां से आए? प्रोटॉन स्ट्रोमा से आए। क्या बना? PQS2। अब इस PQS2 से पूरा हाइड्रोजन मूव करेगा, निकलेगा बाहर। उस हाइड्रोजन में दो चीजें होंगी, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा प्रोटॉन, क्योंकि PS2 के पास हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स। उन हाइड्रोजन्स में क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। तो बताइए, जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो तो एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में,
और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से साइटोक्रोम्स हैं? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। ये दो साइटोक्रोम आप याद रखेंगे। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जब हम इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात करते हैं तो हमें मिलते हैं साइटोक्रोम्स। इन शॉर्ट साइटोक्रोम को लिखा है CYT। है क्या? साइटोक्रोम। क्या है? साइटोक्रोम। कितने टाइप के? दो याद करने हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और इसे हम बोल देंगे कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जी एक। तो जो इलेक्ट्रॉन PqS2 के पास था वो साइटोक्रोम के पास चला गया। बच्चा कहता है कि सर जो PqS2 है, कौन है? PqH2, H2, उसके पास तो पूरा हाइड्रोजन है। अब उसके पास पूरा हाइड्रोजन है, साइटोक्रोम के पास तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गया, पूरा हाइड्रोजन साइटोक्रोम ने क्यों नहीं लिया? तो इसका सीधा सा जवाब दीजिए आप कि जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है या जो साइटोक्रोम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, ये ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ये हाइड्रोजन कैरियर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। अब आप बताइए, साइटोक्रोम को PqS2 पूरा हाइड्रोजन देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। अब डिपेंड तो साइटोक्रोम पर करता है ना कि साइटोक्रोम किसे रिसीव कर रहा है। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए मुझसे, आपको यह बात समझ में आएगी कि जो जिसको कैरी करता है उसी को रिसीव करेगा। आप अपने घर के आसपास किसी शॉप पर जाइए, 10 रुपए आपकी जेब में है, आप जाकर जो भी शॉपकीपर है उससे बोलिए, अंकल भैया जो भी हैं, कि भाई ये लीजिए 10 रुपए और मुझे पार्ले जी बिस्किट दे दीजिए। जब वो बंदा आपको 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट देगा तो वो एक पैकेट देगा, मतलब बाहर पॉलीथीन का कवर होगा और अंदर उसके बिस्किट होंगे। अब आप दुकानदार को ये तो नहीं कहते ना कि मैंने बिस्किट मांगा था लेकिन आपने तो साथ में पॉलीथीन की पैकिंग भी दे दी। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो बिस्किट है और एक पॉलीथीन की पैकिंग है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप खाते किसे हैं, बिस्किट खाएंगे या पॉलीथीन। तो सीधा आंसर निकल के आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है? बिस्किट की है। तो पॉलीथीन कहां जाएगा? डस्टबिन में। वही बात है, साइटोक्रोम के पास पूरा हाइड्रोजन आ रहा है जिसमें प्रोटॉन भी है, H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब डिपेंड तो साइटोक्रोम पर करता है कि वो दोनों में से रिसीव किसको करे। तो बताइए उसने रिसीव किसको कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स को। तो प्रोटॉन्स का क्या हुआ? तो बताइए जो प्रोटॉन्स हैं वो डस्टबिन में। बोलिए कहां पर? ल्यूमेन में गिरा दिए जाते हैं। ये ल्यूमेन है और ल्यूमेन में ये प्रोटॉन आ गया। तो बताइए PqS2 ने जो H+ आयन कहां से लिए थे? स्ट्रोमा से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ये इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ गया और उन प्रोटॉन्स को कहां गिरा दिया गया? ल्यूमेन में गिरा दिया गया। तो इसका मतलब जब जब काम करेगा PqS2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से लेगा, ल्यूमेन में डाल देगा। चलते हैं आगे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर किए जाएंगे एक दूसरे कैरियर को जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। देखिए प्लास्टोक्विनॉन और प्लास्टोसाइनिन दोनों अलग अलग हैं। क्विनॉन हाइड्रोजन कैरियर और प्लास्टोसाइनिन एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि केवल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। PC। बोलिए प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से। और PC ने ये इलेक्ट्रॉन लेकर किया क्या? तो बोलिए PS1 को दे दिया। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले कहां गए? बोलिए वो तो स्ट्रोमा में NADP ने लेकर NADPS2 का फॉर्मेशन कर दिया और PS1 से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वापस PS1 के पास नहीं आया। तो बताइए जब लाइट PS1 पर गिरती है तो PS1 से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन NADPS2 का फॉर्मेशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन PS1 को तो वापस नहीं मिलते। तो फिर PS1 के इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग किसने करवाई? तो सीधा आंसर निकल के आता है
कि जब लाइट PS1 पर गिरती है तो साइमल्टेनियसली लाइट PS2 पर भी गिरती है। और जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ PS1 को दे देता है। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम फोटोसिंथेसिस में जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग PS2 करवाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन PS2 से कहां जाएगा, बोलिए PS1 की तरफ जाएगा, तो बीच में एक प्रोटॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर काम करेगा, प्लास्टोक्विनॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए H+ आयंस को स्ट्रोमा से कहां गिरा देगा, ल्यूमेन में। चलिए सर, यह बात आपकी हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले वो इलेक्ट्रॉन्स PS2 ने बैलेंस करवा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह है कि जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकले उसको किसने बैलेंस करवाया। तो आज के बाद याद रखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, PS1 एंड PS2। जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलते हैं उनको बैलेंस करवाता है PS2, क्योंकि PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन PS2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग वाटर करवाता है। बताइए, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में PS2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड रहता है, एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड रहता है। उस कॉम्प्लेक्स को इन शॉर्ट हम नाम देते हैं बेटा OEC। क्या? OEC, PS2 के साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स, OEC फुल फॉर्म बोलिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। OEC का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन इवॉल्व करवाता है। तो याद करिए, वैन निल का एक्सपेरिमेंट और रुबेन और कामेन ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज करते हुए बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड और द लिबरेट फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेटिक है। तो जब वाटर का यूज किया जाता है तो ऑक्सीजन कहां से निकलती है, तो बोलिए ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होती है। सर, इस बात को और अच्छे से समझा जा सकता है। जब आप OEC कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, PS2 पर लाइट गिरेगी, OEC कॉम्प्लेक्स काम करेगा, तो वाटर का करवाया जाएगा ब्रेकडाउन। और आपको याद होगा, मैंने ये बात बोली थी पहले भी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है उसे हम फोटोलाइसिस नाम देंगे। फोटो बोलिए लाइट और लाइसिस बोलिए ब्रेकडाउन। तो वाटर PS2 के साथ OEC कॉम्प्लेक्स की हेल्प से टूटेगा कब, बताइए? जब लाइट PS2 पर गिरेगी। मैं बार बार यह बात बोल रहा हूं बेटा कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2। इधर तो लाइट PS2 पे गिरी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और उधर साइमल्टेनियसली OEC एक्साइट हुआ और उसने वाटर का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब वाटर टूटता है तो वाटर से क्या क्या निकलेगा, बोलिए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बताइए उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स तो PS2 के पिगमेंट्स को दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां PS2 ने निकालकर PS1 को दे दिए वापस इसके पास थोड़ी आए हैं।
PS1 आगे उन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, NADPS2 को, तो वो कहां काम आ जाते हैं, डार्क रिएक्शन में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वापस वहां आता ही नहीं। तो PS2 ने अपने इलेक्ट्रॉन PS1 को दे दिए, तो PS2 को इलेक्ट्रॉन वाटर ने दे दिए। अब वाटर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स भी रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगी। और ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, ऑक्सीजन बताएंगे हम एटमॉस्फेयर में। अब सुनिए बात, आप इस बात का आप ध्यान रखिए बच्चे कि जो ऑक्सीजन है वो कहां चली गई है, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन निकली कब, लाइट रिएक्शन के टाइम पे। जब पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 पर लाइट गिरेगी तो लाइट गिरने की वजह से वाटर का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स तो PS2 के पास चले गए, इलेक्ट्रॉन्स तो PS2 के पास चले गए। अब जो इलेक्ट्रॉन PS2 के पास चले गए हैं वो तो PS2 को बैलेंस कर देंगे। प्रोटॉन कहां रह गए, ल्यूमेन में, और ऑक्सीजन कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में। क्या हो रहा है, हमने यूज कर ली रेस्पिरेशन में। ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो यही ऑक्सीजन तो है जो वाटर से निकली है फोटोसिंथेसिस से। अब यहां समझने की बात यह है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर का ब्रेकडाउन होता कहां है, तो आपका आंसर होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर ब्रेकडाउन जो होता है वो ल्यूमेन में होता है। तो वाटर से निकले हुए प्रोटॉन्स कहां हैं बेटा, बोलिए, वाटर से निकले हुए प्रोटॉन्स ल्यूमेन में हैं। फिर जब वाटर से निकले इलेक्ट्रॉन PS2 में जाते हैं तो PS2 से ये इलेक्ट्रॉन्स PS1 में जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 में जाएगा तो बीच में काम करेगा प्लास्टोक्विनोन। क्या है प्लास्टोक्विनोन, तो बच्चा कहता है प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो स्ट्रोमा से क्या लेगा, प्रोटॉन्स, कहां गिरा देगा, ल्यूमेन में। तो बताइए ल्यूमेन में प्रोटॉन्स कितनी जगह से आ रहे हैं, बोलिए 2। पहला स्ट्रोमा से, क्योंकि जब BTS चलेगा लाइट की वजह से, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लाइट की वजह से PS2 से PS1 की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गिराए जाएंगे, ल्यूमेन में, पहला। और दूसरा प्रोटॉन्स कहां से आते हैं, वाटर से। अब फुल डे ये काम चलेगा, लाइट कंटिन्यू गिरती जा रही है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता जा रहा है, कंटिन्यू प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आ रहे हैं, कंटिन्यू वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, कंटिन्यू प्रोटॉन्स कहां आ रहे हैं, ल्यूमेन में आ रहे हैं। तो बताइए ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। अब जो कंसंट्रेशन ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का हाई हुआ है उसे हम कहेंगे कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का सीधा मतलब है कि H+ आयंस ज्यादा हो गए हैं, और जहां H+ ज्यादा है ना बेटा, वहां pH कम है, क्योंकि pH H+ आयन के इनवर्स होती है। तो अगर पूछा जाए कि डे टाइम में ल्यूमेन का pH, तो बोलिए कम, एसिडिक। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा। प्रोटॉन्स ज्यादा होने का कारण है कि एक तो वाटर ल्यूमेन में टूटता है, और दूसरा जो H+ आयंस हैं वो स्ट्रोमा से कहां आ रहे हैं, ल्यूमेन के अंदर आ रहे हैं। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं हम। क्या समझेंगे कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ है यहां पर, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ है
तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में क्या हो गई है, हाई हो गई है। और अगर पूछा जाए कि डे टाइम में लाइट रिएक्शन के दौरान H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कैसी है, तो बताइए स्ट्रोमा में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो इसका मतलब स्ट्रोमा में डे टाइम में H प्लस आयन कम है, तो स्ट्रोमा में डे टाइम में pH ज्यादा है। अब स्ट्रोमा में जो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो दो जगह से कम हो रही है। पहला, जब PS1 के इलेक्ट्रॉन FNR की हेल्प से NADP के पास आते हैं तो NADP स्ट्रोमा से H प्लस आयंस को लेकर NADPH2 बनाता है। और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जाते हैं तो प्लास्टोक्विनॉन स्ट्रोमा से H प्लस आयंस को रिसीव करके ल्यूमेन में डाल देता है। तो ल्यूमेन में दो ऐसी जगह है जहां प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और स्ट्रोमा में दो ऐसे पॉइंट है जहां प्रोटॉन कम हो रहे हैं। इसका मतलब जितना प्रोटॉन स्ट्रोमा में कम होता जाएगा उतना ही प्रोटॉन ल्यूमेन में बढ़ता जाएगा। और प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में हो गई है इंक्रीज, और उसे हम नाम दे रहे हैं कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया है, ग्रेडियंट हो गया है। अब देखिए आप, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो है ना वो इस ल्यूमेन में ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में H प्लस आयन कम है, ल्यूमेन में H प्लस आयन ज्यादा है। अब अगर देखा जाए इस ल्यूमेन को और इस स्ट्रोमा को अलग कौन कर रहा है, फर्केट कौन कर रहा है, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, तो बच्चा कहता है कि सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसे कि हम थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना, वो स्ट्रोमा और ल्यूमेन को फर्केट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम है। आप ये बात याद रखिए कि लिविंग सिस्टम में या इस अर्थ पर जितने भी सब्सटेंस हैं, आयन, गैसेस, लिक्विड्स, सबकी एक डिजायर है, एक इच्छा है। क्या इच्छा है जी? इच्छा है इक्विलिब्रियम की। हर कोई अपने इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। लेकिन डे टाइम में जब लाइट रिएक्शन होती है और लाइट पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 पर गिरेगी, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 पर गिरेगी, तो उस लाइट एनर्जी की वजह से ल्यूमेन और स्ट्रोमा में H प्लस आयंस का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ यूं जाएगा कि ल्यूमेन में तो H प्लस आयंस हो जाएंगे ज्यादा और स्ट्रोमा में H प्लस आयन हो जाएंगे कम। अब इन प्रोटॉन्स का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होकर ल्यूमेन और स्ट्रोमा में इक्विलिब्रियम बिगड़ा है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए? तो याद करिए, जब हमने थाइलेकोइड्स की बात की तो हमने कहा कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती हैं उनमें दो प्रोटीन हमने पढ़ी थी, F0 और F1, F0 एंड F1, इन दोनों को मिलाकर हमने ऑक्सीसोम भी बोला था। अगर आप मेरी पिछली बातों को रिकॉल करेंगे तो ये बात मैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से बता के आया था कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको क्वांटासोम्स कहते हैं, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं F0 और F1 पार्टिकल। इनमें जो F0 पार्टिकल है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आर पार जाता है। ऐसे प्रोटीन्स जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आर पार जाए उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो F0 तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन है। लेकिन जो F1 है, F1 वो प्रेजेंट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर, पेरिफेरल प्रोटीन है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक नदी पार करनी है आपने,
तो बड़े इजी तरीके से पार करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो बोलिए हम ब्रिज की हेल्प से करेंगे, पुल की हेल्प से। पुल कौन होता है? ब्रिज कौन होता है? जो नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ दे। तो देखो, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है, एक नदी है, और F0 पार्टिकल जो है, F0 प्रोटीन जो है, वो ब्रिज है जो इसके आर पार जा रहा है। तो बताइए, F0 पार्टिकल यहां H+ आयंस को बाहर निकलने के लिए एक पैसेज, एक पाथ प्रोवाइड करवाएगा कि भाई आप मुझ में से निकल लो। आपने बैलेंस ही तो होना है। आपके अंदर अमाउंट क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। H+ आयन की अमाउंट अंदर क्या हो गई है? ज्यादा। और बाहर क्या है? स्ट्रोमा में क्या है? कम है। ल्यूमेन में क्या है? ज्यादा। तो ल्यूमेन से H+ आयंस को अपना इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए कहां जाना है? स्ट्रोमा में। तो F0 पार्टिकल, F0 प्रोटीन उसे वो पैसेज प्रोवाइड कर देता है कि भाई आप मुझ में से निकल लो। और जब ये प्रोटॉन H+ आयंस इस F0 पार्टिकल से निकलते हैं तो इस F0 पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है F1 पार्टिकल। तो प्रोटॉन ने किसको क्रॉस किया? F0 को। तो F0 के साथ जुड़ा हुआ कौन है? F1। तो बोलिए F1 एक्टिव हो जाता है। F1 एक्टिव हो जाता है। क्या करता है? बोलो, जब F1 काम करता है, H+ आयन F0 में से निकला तो काम किसने किया? F1 ने। और जब F1 काम करता है तो ADP, बोलिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर फॉर्मेशन करवा देते हैं ATP का। और जब इस ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए, ध्यान दीजिए, फॉस्फोराइलेशन टर्म आए ना तो आप समझ जाना कि फॉस्फेट से रिलेटेड है। फॉस्फेट का मूवमेंट है, फॉस्फेट का एडिशन है। देखिए, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो फॉस्फेट ऐड हो रहा है किसमें? ADP में। तो बोलिए ADP का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। लेकिन इस फॉस्फोराइलेशन को मैंने नाम दिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझिए आप कि जब आप फोटो टर्म लगाते हैं तो लाइट की बात आ जाती है। और बताइए, ये जो ATP का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये लाइट की वजह से ही हुआ है। लाइट PS1 और PS2 पर गिरेगी। जब लाइट गिरेगी PS1 और PS2 दोनों पर एक साथ, तो एक्टिव हो जाएंगे प्रोटॉन पंप, जैसे कि PQ। एक्टिव हो जाएगा OEC, जैसे कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और जब PQ और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम करेंगे तो इनसे निकलेंगे प्रोटॉन्स। ये वाटर से प्रोटॉन्स को निकालेगा और ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को लाकर ल्यूमेन में डाल देगा। तो बताइए, लाइट एनर्जी की वजह से क्या डेवलप हुआ है? बोलिए, ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तो क्या देकर जाएगा? एनर्जी देकर जाएगा। तो ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हुआ है लाइट एनर्जी की वजह से। और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तो क्या मिलेगा? ATP। और ATP फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्या ये फॉस्फोराइलेशन बिना लाइट के हो जाता? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बिना लाइट के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलना था, बिना लाइट के प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होना था, तो बिना लाइट के ATP नहीं बनना था। इसलिए हमने ATP बनने के प्रोसेस को तो बोला है फॉस्फोराइलेशन, लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलने का कारण यहां लाइट एनर्जी है। दूसरी बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है बच्चे, आप अगर इस डायग्राम को पूरा पढ़ने के बाद, जैसे अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आप इस पेज की हेडिंग देखें तो ऊपर लिखा हुआ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हालांकि बोर्ड पर जो बात लिखी जाती है टीचर उसे पहले बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आपने ध्यान दिया, मेरा ये प्रोसेस सीधा PS1 से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर दिया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं नॉन साइक्लिक या साइक्लिक या फोटोफॉस्फोरेशन क्या पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ नहीं बोला।
लेकिन अब मैं ये बात बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको बोल सकता हूं कि जो पूरा प्रोसेस आपने अभी मुझसे पढ़ा है, इसे मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहता हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आपको पता है कि सर ये सामने एटीपी का फॉर्मेशन करवा रहे हो आप लाइट एनर्जी की वजह से, ग्रेडियंट को डेवलप करके। इस एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन मैंने इसे नॉन साइक्लिक क्यों बोला? तो बातों ही बातों में इसको नॉन साइक्लिक बोलने का रीजन भी मैं आपको बता के गया हूं। आप देखिए, जब लाइट PS2 पर और PS1 पर एक साथ गिरती है तो PS1 के इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं NADPS2 की तरफ, और PS2 के इलेक्ट्रॉन PS1 के पास, और PS2 को इलेक्ट्रॉन वाटर से मिलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है ना, वापस वहां नहीं आया। इलेक्ट्रॉन वाटर से निकला, PS2 के पास गया, PS2 से निकला, PS1 के पास गया, और PS1 से निकला तो NADPS2 के पास गया। तो इसका मतलब बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो बताइए, जब बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता तो ऐसे प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। तो बताइए, दिस होल प्रोसेस इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको क्या क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है, और एटीपी फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस हो गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, बोलिए NADPS2 है। बिल्कुल है, स्ट्रोमा में नॉन साइक्लिक की वजह से हमने NADPS2 का फॉर्मेशन करवाया। बोलिए एटीपी है, और बोलिए ऑक्सीजन है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने ऑक्सीजन को आपको बाई प्रोडक्ट पढ़ाया था। मैंने कहा जैसा बना वैसा एटमॉस्फेयर में चला गया। बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन बनी और एटमॉस्फेयर में चली गई। लेकिन जो लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPS2 बनते हैं, एटीपी और NADPS2 बनते हैं बेटा, ये एटीपी और ये NADPS2 दोनों ही काम आएंगे डार्क रिएक्शंस में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। एक बात और समझाता हूं मैं आपको। जब मैंने आपको पढ़ाया लाइट रिएक्शंस के बारे में, एटीपी और NADPS2 के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ते टाइम एक बात हम बोल के गए थे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी मींस फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी के ब्रैकेट में मैंने एटीपी लिखा था, और आज मैं आपको यह बात क्लियर कर सकता हूं और बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो लाइट एनर्जी है उसी से केमिकल एनर्जी बनाई गई है। देखिए कैसे। लाइट किस पे गिरी है? पिगमेंट सिस्टम पर। लाइट गिरी है तो वाटर टूटा है, और लाइट गिरेगी तो PQ काम करेगा। और PQ क्या करता है? प्रोटॉन को स्ट्रोमा वाली साइड से कहां गिरा रहा है? ल्यूमेन वाली की साइड में। तो बताइए कि जो प्लास्टोक्विनॉन है वो प्रोटॉन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेकर आ रहा है। समझ आ गई बात? बताइए, ल्यूमेन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? तो बच्चा कहता है ज्यादा है सर, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। और स्ट्रोमा में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बोलिए कम है। स्ट्रोमा में H+ आयन कम, ल्यूमेन में H+ आयंस ज्यादा। तो बताइए, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आप प्रोटॉन्स को ला रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लेके आ रहे हैं आप। और बताइए, जब सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट लाया जाए तो काम करने वाली प्रोटीन्स को पंप प्रोटीन कहा जाता है, और पंप प्रोटीन एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो बताइए, हम प्लास्टोक्विनॉन को एक प्रोटॉन पंप का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्रोटॉन पंप। PQ, प्लास्टोक्विनॉन इज एन
ए प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन को पंप करता है। जो पंप करता है वो एनर्जी खर्च करता है। अब बच्चा कहता है सर पी क्यू ने एनर्जी कहां यूज की, तो मैं पढ़ा के गया हूं आपको। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई है, लाइट से। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए प्लास्टोक्विनॉन H प्लस आयंस को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में डाल देगा, और ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेडियंट डेवलप हुआ है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूज करते हुए पीक्यू ने H प्लस आयंस को स्ट्रोमा से कहां डाल दिया, ल्यूमेन में। तो अल्टीमेटली जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है वो लाइट एनर्जी की वजह से तो डेवलप हुआ है। अब मैं कहता हूं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है लाइट एनर्जी की वजह से, और एफ नॉट पार्टिकल इस ग्रेडियंट को तोड़ेंगे, और जब इनका ग्रेडियंट टूटेगा तो मुझे एटीपी मिलेगा। तो बोलिए लाइट एनर्जी का यूज करते हुए लाइट रिएक्शन से ल्यूमेन में क्या डेवलप किया गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब बोलिए जितनी एनर्जी ग्रेडियंट को डेवलप करने में कंज्यूम हुई, जब एफ नॉट पार्टिकल से ये ग्रेडियंट टूटा, मतलब H प्लस आयन ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ गए, तो वो एनर्जी जो कि ग्रेडियंट डेवलप करने में काम आई थी ना, ग्रेडियंट टूटते टाइम हमें एटीपी के फॉर्म में मिल गई। तो बोलो लाइट एनर्जी से ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और ग्रेडियंट तोड़ के हमने केमिकल एनर्जी बनाई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह नहीं सकते कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहिए। आपसे पूछा जाए NADPS2 कहां बना, स्ट्रोमा में, लेकिन NADPS2 को बनाने के लिए रिएक्शंस कहां चली, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो कहां चला, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। लेकिन NADPS2 कहां बना, स्ट्रोमा में। ATP कहां बना, स्ट्रोमा में। अब इवोल्यूशन के अंदर क्लोरोप्लास्ट ने कुछ सोच समझ के ही तो ये काम किया होगा ना लिविंग सिस्टम के अंदर, कि भाई मुझे NADPS2 और ATP कहां बनाने हैं, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां चल रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP और NADPS2 कहां बन रहे हैं, स्ट्रोमा में। पूछिए क्यों, तो इसका सीधा आंसर है ATP और NADPH2 ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के ये दोनों प्रोडक्ट NADPH2 और ATP डार्क रिएक्शन को चलाने में काम आएंगे। और डार्क रिएक्शन कहां होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। अब अगर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में है, तो डार्क रिएक्शन में काम आने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी तो स्ट्रोमा में होने चाहिए। तो NADPH2 और ATP स्ट्रोमा में बनाए गए। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट और भी है, ऑक्सीजन, वो तो हम कहते हैं वो भी लाइट रिएक्शन में बनता है, लेकिन ल्यूमेन में नहीं, सॉरी स्ट्रोमा में नहीं, ल्यूमेन में बनता है। तो देखो ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, वो स्ट्रोमा में बनेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कहां बनेगी, ल्यूमेन में। क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन कहां होता है, वाटर का ब्रेकडाउन कहां होता है, ल्यूमेन में होता है। तो ऑक्सीजन कहां बनेगी, ल्यूमेन में बनेगी। अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं कौन कौन से, ATP और NADPH2 और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, जैसा बना वैसा निकल गया। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।